प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आज का विषय है काव्य दोष। जिस प्रकार काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले कारकों को अलंकार कहते हैं, अर्थात जहाँ अलंकार काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, गुण और शब्द शक्ति अर्थात शब्दों का अर्थ सामर्थ्य काव्य को अधिक प्रभावी और संप्रेषणीय बनाता है, वहीं काव्य के कुछ दोष अर्थात अवगुण भी कहे गए हैं जो काव्य से प्राप्त आनंद में बाधा पहुंचाते हैं, उसकी रमणीयता में व्यवधान उपस्थित करते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे स्वादिष्ट भोजन में एकाएक कंकड़ अर्थात किरकिरी का आ जाना। इस प्रकार कंकड़ के आने से भोजन के आनंद में बाधा पहुंचती है, उसी प्रकार इन दोषों के होने से काव्य रस उसके आनंद, सहजता या संप्रेषणीयता में व्यवधान उपस्थित हो जाता है। अतः साहित्यकार को चाहिए कि रचना के समय सतर्कता बरते और इस प्रकार के दोषों से बचे। अग्नि पुराण के रचयिता कविता को निर्दोषाः दोष वर्जितम कहते हैं। संस्कृत के आचार्यों ने काव्य दोष की परिभाषा इस प्रकार दी है। वामन के अनुसार गुणों के विरोधी दोष कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जिस तरह से गुण काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, तो जो शोभा को घटाते हैं, आनंद में व्यवधान उपस्थित करते हैं, वह दोष कहलाते हैं। इसी प्रकार विश्वनाथ रसापकर्षकाः दोषाः अर्थात काव्य के आनंद को हानि पहुंचाने वाले कारण दोष कहलाते हैं। मम्मट के अनुसार काव्य के मुख्य अर्थ अर्थात रस की हानि ही दोष है। जयदेव के अनुसार उद्वेग को उत्पन्न करने वाली बात दोष है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो काव्य के आस्वादन में उद्वेग उत्पन्न करता है, अर्थात किसी वस्तु के द्वारा कविता के मुख्य अर्थ को समझने में बाधा उपस्थित होती है या उसकी सुंदरता में कमी उपस्थित होती है, तो उसे काव्य दोष कहते हैं। काव्यास्वादन में वर्ण, शब्द, वाक्य गठन, अलंकार, रस, छंद आदि का समुचित प्रयोग न होने पर बाधा उपस्थित होती है और रचना का महत्व घट जाता है। काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। सबसे पहले शब्द दोष, इसे पद दोष भी कहते हैं। जब दोष किसी पद अर्थात शब्द में हो तो शब्द दोष कहलाता है, अर्थात जब दोष युक्त असंगत शब्द का प्रयोग किया जाए तब शब्द दोष होता है। यह दोष शब्द के परिवर्तन पर समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए क्षण भर रहा उजाला में, यहाँ उजाला के साथ आया में शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध है, अतः च्युत संस्कृति नामक दोष है। इसी प्रकार का अन्य उदाहरण इस प्रकार है: कार्त्यार्थी तब होंगी मिली हैं जब प्रिय आए। इसमें कार्त्यार्थी शब्द कर्णकटु है, अतः श्रुति कटुत्व दोष है। यह शब्दों को बदल देने पर बदला जा सकता है, अर्थात ऐसे शब्दों को अर्थात दोष युक्त शब्दों को परिवर्तित करने पर उनके स्थान पर अन्य प्रकार के शब्द रख देने पर यह दोष स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। वाक्य दोष, यह एक वाक्य के कई शब्दों या वाक्य की संरचना में होता है। यह दोष भी वाक्य के दूषित शब्दों या फिर वाक्य की संरचना के बदलने पर समाप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अमानुषी भूमि अबानरी करूं। यहाँ पर वक्ता का अभिप्राय है कि मैं भूमि को अमानुषी और अबानरी कर दूंगा, अर्थात मानव और बंदरों से रहित कर दूंगा, जबकि शब्दों के प्रयोग से ऐसा लगता है कि अमानुषी भूमि को वानरों से हीन करूंगा, अर्थात जो भूमि पहले से ही अमानुषी है उसे अबानरी कर दूंगा। यहाँ
भूमि अमानुषी अबानरी कर देने पर यह दोष समाप्त हो जाएगा। अगला दोष है अर्थ दोष। कविता में जब दोष अर्थ में होता है तो अर्थ दोष होता है, अर्थात कवि द्वारा ऐसे अर्थ की सृष्टि हो जाती है जो मुख्य अर्थ में बाधक बनता है, वह अर्थ दोष कहलाता है। यह दोष शब्द के बदलने पर समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर जो दोष है वो अर्थ में होता है। उदाहरण के लिए, दृश्य बड़ा था चारु मंजू सुंदर मनोहर। यहाँ मंजू चारु मनोहर सुंदर सभी शब्दों का अर्थ सुंदर ही है, अतः पुनरुक्त नामक दोष होगा। इसी प्रकार मारुत नंदन मारुत को मनखो खगराज को बेग लजायो। यहाँ मन शब्द को सबसे पीछे होना चाहिए था, क्योंकि खगराज से भी अधिक वेग मन का है। यहाँ शब्दों का क्रम गलत है, अतः अक्रमत्व दोष हुआ। अगला भेद है रस दोष। जहाँ ऐसे रसों की सृष्टि कर दी जाए या हो जाए जो मुख्य अर्थ द्वारा प्रकट होने वाले रसों में बाधा उत्पन्न करते हैं, अर्थात मुख्य रस के परिपाक में बाधा उत्पन्न करने वाले रसों को रस दोष की श्रेणी में रखा जाएगा। उदाहरण के लिए, मधु कहता है व्रज वाले उन पद पद्मों का करके ध्यान, जाओ जहाँ पुकार रहे हैं श्री मधुसूदन मोद निधान, करो प्रेम मधुपान शीघ्र ही यथा समय कर यान विधान, यौवन के सरसाल योग में काल रोग है अति बलवान। यहाँ श्रृंगार रस के पद में काल रोग शब्द का प्रयोग रस भंग का कारण बनता है, अतः रस दोष कहलाएगा। रस दोष मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। शब्दों के माध्यम से रस का स्थायी भावों या व्याभिचारी भावों का नाम दे देना, जबकि वह उचित तरीके से व्याभिचारी भावों या विभावों आदि का वर्णन किया जाना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि जब शब्दों के माध्यम से रस का नाम दे दिया जाए और उचित तरीके से व्याभिचारी भावों और विभावों की सृष्टि न की जाए, जबकि होना ये चाहिए कि व्याभिचारी भाव और विभावों का ऐसी कल्पना हो, ऐसी सृष्टि हो कि रस उसमें से प्रकट हो। केवल नामोल्लेख, इसके बिना केवल नामोल्लेख रस दोष की श्रेणी में आएगा। दूसरा है विभाव अनुभव की दुरूह या क्लिष्ट कल्पना से काव्य की सहज प्रतीति में बाधा उत्पन्न होना, यह भी एक दोष है, अर्थात कवि के द्वारा विभाव अनुभव की ऐसी क्लिष्ट कल्पना की जाए, ऐसी कठिन कल्पना की जाए कि जो पाठक है उसे सहज रूप से हृदयंगम न कर पाए, उसके लिए उसे काफ़ी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना पड़े, तो यहाँ पर भी रस दोष होगा। तीसरा है मुख्य रस के विरोधी रसों का वर्णन, उससे भी रस दोष उत्पन्न होता है। जैसे करुण के साथ श्रृंगार का प्रयोग, करुण के साथ श्रृंगार रस का वर्णन। इस प्रकार काव्य दोषों के 3 प्रकार पाए जाते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। आज इतना ही, धन्यवाद।